रिकॉर्डिंग This call is now being recorded. चलिए। हाँ महेश, हाँ 100%। आप बस 570 स्कोर लेके आ जाओ, मैं नहीं आ रहा इंटरव्यू लेने के लिए। फिर महेश, पहले मैं बड़ा सैड रहता था फिर मैंने 1th क्लासेस ज्वाइन की। दैट इज द काइंड ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू गिव। ऑलराइट, ओके। सो हाँ जी रानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो पहली बात, आज का रिवीजन, जो आज की जो क्वेश्चन सॉल्विंग हमारे यहाँ पे होगी, दैट विल बी हैपनिंग फॉर माय इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को लेके हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, रिगार्डिंग द 10% लॉ, दो स्टेटमेंट आपके यहाँ सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो आई होप आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आई होप आपको याद होगा कि इकोसिस्टम के अंदर हमने कुछ पढ़ा था, समथिंग लाइक योर 10% लॉ। वी हैव समथिंग स्टेड लाइक योर 10% लॉ। अब ये लॉ आपका यहाँ पे क्या कहता था? द लॉ यूज्ड टू से दैट अगर ये मेरा सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल है, दैट्स माय प्रोड्यूसर, देन आई विल हैव माय प्राइमरी कंज्यूमर, देन आई विल हैव माय सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। तो आपका रूल यहाँ पे ये कहता है कि जब आपका एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है, जब घास को आके कोई गाय खा रही है या किस गाय को अगर टाइगर खा रहा है, तो हाउ मच एनर्जी इज गेटिंग एक्चुअली ट्रांसफर्ड ओवर देयर, देन द रूल सेज दैट द ओनली अराउंड 10% एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। सिर्फ 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। अब क्योंकि सिर्फ आपकी 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो रही होती है, इसलिए आपके ट्रॉपिक लेवल आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। सो अलावा टर्शियरी, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन अलावा टर्शियरी कंज्यूमर। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस, दैट यू विल फाइंड कि आपका जब आप यहाँ पे मूव करते हो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, देन यू विल ओनली फाइंड certain amount of energy is getting passed over there. So only 10% of energy is getting passed on the next tropic level. So this is something which will be called as my 10% law. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ 10% लॉ। सो 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। सो ये चीज आपको मिलेगी जब भी हम बात करते हैं आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी को लेके, देन यू शुड नो दैट योर ओनली 10% विल ट्रेवल इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पहले ट्रॉपिक लेवल पे अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1000 जूल्स, तो आप जानते हो कि मेरा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो मेरा यहाँ पे उसका सिर्फ 10% जाएगा। दैट मीन्स ओनली 100 जूल्स विल रीच ओवर देयर। 100 जूल्स का 10% ऊपर वहां पे जाएगा, सो दैट मीन्स ओनली 10 जूल्स विल रीच ओवर देयर एंड उसका 10% विल बी माय 1। अब इसी बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पे कुछ स्टोरी लिख के रखी हुई इन लोगों ने। यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। बताइए। चलिए मैं आपको इतना बताता हूँ, दिस लॉ वाज ये साल में दिया गया था एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लाइक ईयर आपका यहाँ पे सही है एंड द लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय माय लिंडमैन इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने आपको लॉ 10% वाला लॉ यहाँ पे दिया था, दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देख के बताइए कि आपको सही लग रहा है गलत लग रही है। बताइए अपूर्वा। सर सी ऑप्शन। सही लग रहा है, बाकी लोगों ने भी हैंड रेज किया शायद से। तो अंतरित क्या लग रहा है आपको? सर सी ऑप्शन लिख रहे आपको भी सी लग रहा है। काजल आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, only about 10% stored at higher tropic level and the remaining 90% is lost in respiration, decomposition and waste in the form of the heat. तो बिल्कुल आपका जो 10% होता है वो आपका ट्रांसफर किया जाता है, बाकी 90% तो प्लांट अपने लिए यूज करेगा, उसमें से कुछ यूज करेगा, कुछ तो लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट, कुछ को हम यूज करेंगे अपने खुद के ग्रोथ के लिए। सो 90% इज यूज्ड बाय द प्लांट और इट इज बीन लॉस्ट, बट बाकी 10% आपका मूव करता है। सो इसलिए आपका बोथ ए एंड बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर।
दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएंगे। ग्रेजिंग फूड चेन, अब अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे बात किया था, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था समथिंग लाइक योर ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्रेटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हमने बात किया था, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस समथिंग कॉल्ड बिटवीन डिट्रेटस फूड चेन। अब जब हम डिट्रेटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते थे, तो किसी को याद है मेरा जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेरा चालू होता था फ्रॉम द प्लांट्स, इट वाज टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। ये मेरा प्रोड्यूसर्स से मेरे यहाँ पे स्टार्ट करा जाता था, तो इट वाज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। ऑन द अदर हैंड जब मैं डिट्रेटस फूड चेन की बात करता हूँ तो ये चालू होता है फ्रॉम द डिट्रेटस, मतलब आगा ऑर्गेनिक मैटर, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डिट्रेटस, दैट मीन्स द ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर से आपका यहाँ पे आपका स्टोरी आपके यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है, द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस इज गोइंग टू बी दैट यू हैव अ डिट्रेटस फूड चेन, यू हैव ग्रेजिंग फूड चेन, एक चालू है प्रोड्यूसर से, एक चालू है आपका जो ऑर्गेनिक मैटर आपका जो सॉइल में है वहां से आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है। आप थोड़ा याद करके बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट था या कौन सा ज्यादा इसमें एनर्जी फ्लो ज्यादा था, विच वन ऑफ देम वाज हैविंग मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो? डिट्रेटस वाला। डिट्रेटस वाला, राइट, इट हैज अ मोर एनर्जी फ्लो। इसके अंदर एनर्जी फ्लो जो था आपका यहाँ पे, आपका थोड़ा यहाँ पे ज्यादा था कंपेयर टू माई ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है लेकिन इतना नहीं होता कंपेयर टू माई डिट्रेटस फूड चेन। तो इतना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दैट यू हैव अ डिट्रेटस फूड चेन, यू हैव अ ग्रेजिंग फूड चेन। डिट्रेटस आपका चालू है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो आपका सॉइल में पड़ा हुआ है, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है मेरा अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म बनता है मेरा यहाँ पे एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, देन अर्थवॉर्म को मेरा खा रही है यहाँ पे स्पैरो। इस तरीके से डिट्रेटस फूड चेन आपके यहाँ पे चालू होता है, और ग्रेजिंग फूड चेन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, ये प्लांट से चालू होगा और फिर आगे बढ़ेगा ना। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि कौन सा आंसर यहाँ पे आपका ज्यादा सही है, बताइए। तीन स्टेटमेंट आपके सामने है यहाँ पे, टेल अस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू। सब लोग देखेंगे यहाँ पे, सब लोग आंसर निकाल सकते हो, आराम से देख लो, बड़ा ही आसान सा सवाल है, सरल सवाल है। बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है आपको? ए ऑप्शन। आपको ये लग रहा है? महेश, आपको क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। बी लग रहा है, डी लग रहा है, बी सर। ठीक है, राइट। क्या लग रहा है जरूरत? आपको क्या लग रहा है जरूरत, बताइए। ऑप्शन ए। एंड काजल? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट स्टार्ट्स, ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करें, इट स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ मच लेस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज टू दिस टाइप ऑफ फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो काफी कंपैरेटिवली कम होती है। A much less fraction of energy flows through this type of food chain in the terrestrial ecosystem. Energy for grazing food chain comes from the organic remains or detritus. That's a false statement. ये आपका यहाँ पे false statement आपका यहाँ पे बन जाता है. This is going to be a false statement. Energy for grazing food chain comes from the your producers. ये producers ही आपका चालू होता है. तो ये आपका organic material से आपका चालू नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है? तो याद रखना ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट, इसलिए आपका 1 and 2 becomes my correct answer in this. Energy for grazing food chain always come from my producers, not from the detritus. वो तो आपका detritus food chain का होता है, तो ये आपको याद रखना है. चलो, ये आप कर सकते हो खुद से, आपने डीकम्पोजिशन पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है. सो रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस. Decomposition rate is higher when the detritus is enriched with lignin and chitin. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, the humus formed during humification
is further degraded by some microbes and released into the organic nutrient via mineralization. अगर आपको थोड़ी यहाँ पे हेल्प चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ. आपको याद रखना है यहाँ पे पहली चीज कि जब भी आप डीकम्पोजिशन की बात करते हो, whenever you discuss about decomposition, तो सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? What is the first event which takes place? Fragmentation. Right. बहुत सही. पहली चीज जो मेरे यहाँ पे होती है, that's my fragmentation. सेकंड क्या होता है? Leaching. डायरेक्ट लीचिंग. ठीक है. या कैटाबोलिज्म होता है? क्या होता है? Leaching कैटाबॉलिज्म होता है. कॉन्फिडेंस देखो बच्चों का. देन you'll have a कैटाबोलिज्म. फिर क्या होता है? Humidification. पहले मिनरलाइजेशन नहीं होता? No, No, sir. sir. No, sir. Then you will have your फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन आपके यहाँ पे हो रहा होता है. तो ये हमारे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे होते हैं. नाउ यू लुक एट द स्टेटमेंट अगेन एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. Decomposition rate is higher when the detritus is enriched with lignin and chitin. That's one statement. पढ़ो, चलो दोनों स्टूडेंट पढ़ो ध्यान से and बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. बताइए गिरिजा, कैसे हैं आप? Sir, option A. I ask you, how are you doing? And you're like option A. All right, ठीक है. बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. अपूर्वा? So C option. जसनूर? C option. जानवी? C option. I'll tell you what will be happening in this. Decomposition rate is higher when detritus is enriched in lignin and chitin. ये गलत हो जाता है. अगर lignin and chitin अगर आपका होगा ना detritus मटेरियल के अंदर, then time मतलब वो रेट फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा. Decomposition rate आपका फास्ट तब होता है when the detritus material has a cellulose and other organic matter. But अगर यहाँ पे आपका lignin and chitin है, then you will find the decomposition rate is going to be slow. That will be a slowly होगा ना decompose, क्योंकि इनको break down करने में टाइम लगता है. So that's a false statement. That's a false statement. The humus formed during humidification is further degraded by some microbes and release inorganic nutrient via mineralization. तो आपका जो ह्यूमस आपका बनता है during the humidification is further degraded by some microbes and release inorganic nutrient via mineralization process. This statement over here becomes my true statement. ये मेरा statement यहाँ पे true बन जाता है. इसलिए ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. यू विल हैव फर्स्ट स्टेटमेंट बीइंग फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट बीइंग ट्रू ओवर देयर. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 172. ध्यान से देखिए, आसान सवाल है, लग बड़ा रहा है लेकिन है आसान सवाल. सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, रीड द ऑल द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. क्या लग रहा है जानवी इसका आंसर आपको? Sir, D option. पल्लवी आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. एंड काजल? Sir, fourth option. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे. प्रोडक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये बात आपके यहाँ पे सही है. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Net primary productivity is available biomass for consumption to the heterotrophs. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. That's also true. NPP तो होता है अवेलेबल जिसको कंज्यूमर आके खा सकता है. Then net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration. That's also true. ये बात भी होना पड़ी यहाँ पे कि NPP is equal to GPP minus respiration. There is a unidirectional movement of the energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. That's also true.
सारी बातें यहाँ पे सही है, सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ये आपको मालूम होना चाहिए, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो सबने यहाँ पे आंसर, आई होप डी के साथ ही सब लोग एग्री कर रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 171, ध्यान से देखिए एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी हैंड रेस कर लीजिए। आसान सवाल है बेटा, हो जाएगा, बड़ा आसान सवाल है। बताइए तो अंतरित, सर ए ऑप्शन। क्या लग रहा है गिरिजा आपको? सर ऑप्शन सी। ओके बेटा, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू चेंज द रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो इनको ट्रांसड्यूसर्स हम यहाँ पे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपने रेडिएंट एनर्जी को यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं काफी आसानी से। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट इज विल बी ट्रू ओवर देयर, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Then consumers are animals which feed on the organism or their parts. That is also true. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। Decomposers are saprophytes which feed on dead bodies of the organism. That is also going to be true. तो इसलिए आपका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड वो स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो लग सकता है काफी लोगों को लग सकता है ये चीज, बट यू शुड नो दैट ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन माय स्टेटमेंट ए के अंदर। नाउ गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये किस टाइप के पिरामिड की बात की जा रही है? बाजू में हिंट भी आपके सामने, अच्छी खासी हिंट है, सोचो किस टाइप का पिरामिड ही होगा। क्या लग रहा है रानी आपको? सर ऑप्शन डी। अनिरुद्ध? सर ऑप्शन ए। ये नहीं है बेटा। जसनूर? फोर्थ ऑप्शन सर। आई होप मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद द ऑप्शन डी यहाँ पे, यस सर। क्योंकि अगर बाजू में, हाँ जी, क्योंकि बाजू में आपका आपके यहाँ पे जूल लिखा हुआ है ना, तो ये आपको काफी अच्छा इंडिकेटर देता है कि यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है। अगर दिया गया है कि आपका कैसे कैसे आपका 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा है, 1000 से लेके कैसे आपका 10 तक यहाँ पे पहुंच रहा है ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, तो आप समझ जाओ दिस इज माय पिरामिड ऑफ एनर्जी। एंड वो आपको कैसे पता चल रहा है? बाय लुकिंग एट द साइड में जो वैल्यूज दी हुई उसको देख के आपको पता चल जाता है, बिकॉज दैट इज वेयर दे आर शोइंग कि कैसे आपका 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ऊपर मूव करता है। तो दैट इज व्हाई इट विल बी माय ऑप्शन डी यहाँ पे, दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। Given diagram represent a pyramid of biomass in an aquatic ecosystem. Given diagram represent a pyramid of biomass in an aquatic ecosystem. तो बताइए इसमें क्या होगा सही आंसर? ये पिरामिड ऑफ बायोमास है एक्वाटिक इकोसिस्टम का। तो याद करिए कि जब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में इन द एक्वाटिक सिस्टम, तो क्या होगा ए, क्या होगा बी? पल्लवी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। अक्षरा धीमन क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है दीक्षा? ऑप्शन ए। जसनूर? बी ऑप्शन। सर बी। बी होगा ऑप्शन सर बी। सर क्योंकि ए नीचे लगा वो जू प्लैंकटन होगा। ओके, अपूर्वा? सो सेकंड ऑप्शन। एंड गिरजा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए।
अपूर्वा, व्हाई इट विल बी ऑप्शन बी यहाँ पे? क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का नंबर कम होता है ना। किसका कम होता है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, अच्छा हाँ। हाँ, है ना, यस सर। फाइटोप्लैंक्टन का कम होता है, तो ए में रहेगा ना फाइटोप्लैंक्टन फिर यहाँ पे। यस सर। आप सब लोग याद रखो इस बात का कि जब हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक सिस्टम्स एंड यू विल फाइंड कि आपके फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है बट बायोमास कम होता है। सो ए जो मेरे यहाँ पे होगा, यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है ना, दैट इज द नंबर ऑफ, दैट इज बेसिकली बायोमास हमें मेंशन किया हुआ है। आप ये मानो कि बायोमास मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइटोप्लैंक्टन, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फाइटोप्लैंक्टन। जब मैं फाइटोप्लैंक्टन की यहाँ पे बात कर रहा हूं, दैट मीन्स इट विल हैव अ स्मॉल स्ट्रक्चर ओवर देयर, और उसके ऊपर आपको एक बड़ा सा आपका यहाँ पे ब्लॉक मिलेगा, एंड दैट बड़ा सा ब्लॉक इज माय जूप्लैंक्टन। ये मेरा यहाँ पे होगा आपका जूप्लैंक्टन। सो ये चीज आपको भूलनी नहीं है, दैट फाइटोप्लैंक्टन विल बी ए एंड बी विल बी माय जूप्लैंक्टन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब भी आप बात करते हो इन्वर्टेड पिरामिड की बायोमास की, तो आपका पहला पर्सन जो होगा या पहला ट्रॉपिक लेवल तो आपका हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा। पहला ट्रॉपिक लेवल पे आपको हमेशा प्रोड्यूसर ही मिलेगा, दैट इज माय फाइटोप्लैंक्टन। तो आप हमेशा यही बोलेंगे कि ए में मेरा यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बोला हुआ है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ए इज माय फाइटोप्लैंक्टन एंड बी इज माय जूप्लैंक्टन। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्लीज ये गड़बड़ वापस मत करना। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसको आपको यहाँ पे ऑप्शन ही निकालना है, बिकॉज इट इज योर इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ योर ओशन और एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला ट्रॉपिक लेवल आपका हमेशा यहाँ पे आपका फाइटोप्लैंक्टन ही होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑलवेज इन्वर्टेड? इनमें से कौन सा पिरामिड होता है जो आपका हमेशा इन्वर्टेड ही होता है? ये भी कर सकते हो, आपने सारे टाइप के पिरामिड देखे हुए, यू कैन डू दिस एज वेल, टेक योर टाइम। बताइए दीक्षा, ऑप्शन ए। क्या लग रहा है जानवी आपको? ए ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग एक साथ एग्री कर रहे हैं, सो दैट मींस यू आर सेइंग दैट pyramid of number in parasitic food chain and pyramid of biomass in pond ecosystem is going to be inverted। ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। आप ये तो आप जानते हो, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, pyramid of biomass in pond ecosystem, ये भी आपने पढ़ा हुआ है बाय द वे। pyramid of number in parasitic food chain is also going to be inverted। याद करो हम वो food chain बनाते थे, we used to say that let's say we have a tree and on that tree you have your birds। उन बर्ड्स के ऊपर आपके हैं कई सारे आपके पैरासाइट्स, पैरासिटिक इंसेक्ट्स, और उन इंसेक्ट्स के ऊपर है आपके यहाँ पे हाइपर पैरासाइट। याद है हमने वो टर्म इस्तेमाल किया था, हाइपर पैरासाइट। तो दिस यहाँ पे आप इनको भी निकाल सकते हो, इसको भी रखने की जरूरत नहीं, ट्री को रखने की हमें जरूरत नहीं है, बट या दिस इज व्हाट यू फाइंड इन देम। सो दिस इज गोइंग टू बी माय इन्वर्टेड पिरामिड, आपके यहाँ पे मिल जाता है। सो पैरासिटिक पिरामिड जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे इन्वर्टेड होता है। पैरासिटिक पिरामिड इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ओवर हियर। So we'll find option A over here becomes the correct answer. Pyramid of number is going to be parasite food chain and pyramid of biomass is in the pond ecosystem. That's what we'll find. बताइए जानवी, बोलिए। सर हाइपर पैरासाइट्स पे एग्जांपल। हाइपर पैरासाइट्स के अंदर आपके ऑल द माइक्रोब्स व्हिच लिव्स इनसाइड द योर इंसेक्ट्स। तो आपके कई सारे आपके प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं जो उस इंसेक्ट के अंदर रह रहे हो, सो दे बिकम एग्जांपल ऑफ माय हाइपर पैरासाइट। तो आपके इंसेक्ट जो आपके बर्ड्स के अंदर रह रहे हैं, उनके फेदर्स के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर आपको कुछ सारे प्रोटोजोअन्स आपको मिल जाएंगे, स्पोरोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, एंड दे आर कॉल्ड एज माय हाइपर पैरासाइट। जानवी? यस सर। ठीक है।
सो दैट इज योर ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। चलिए ये करके बताइए, आसान सवाल बेटा, बहुत आसान, सब लोग कर लेंगे एक सवाल तो जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। सब लोग करना बेटा, ये तो सबने करना है, ये कोई मिस नहीं करेगा, ये एग्जाम में आया ना, ये ऐसे का सवाल मिस नहीं कर सकते आप। क्या लग रहा है पल्लवी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। दीक्षा आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन ए। राइट काजल, फर्स्ट ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे। यस सर। यस सर। ऑलराइट चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो पिकॉक के पास यहाँ पे देख रखा हुआ है 20 जूल जितना एनर्जी, तो पिकॉक इज गोइंग टू बी हैविंग 20 जूल जितना एनर्जी आपका यहाँ पे मिल जाएगा। जसनूर कुछ कहना चाहती है, बताइए जसनूर। सॉरी प्रोड्यूस प्लांट्स के लेवल पे, सॉरी सॉरी, सो प्लांट्स के लेवल पे यू हैव 20 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी हैविंग द प्लांट्स के लेवल के ऊपर, प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर। फिर यहाँ पे मूव करेगा आपके माइस के अंदर यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बिकम माय 10%, दैट मींस योर 2। फिर यहाँ से जाएगा स्नेक के अंदर, जब ये जाएगा एनर्जी, सो दैट विल बिकम माय 0.2, और 0.2 का 10% इज गोइंग टू बी योर 0.02। We'll find option A becomes the correct answer. The 10% law of energy is transferred to food chain was given by, करो हैंडल्स के लिए जल्दी से, जल्दी जल्दी सब लोग हैंडल्स करेंगे इसमें। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताएगा, बताइए रानी क्या होगा इसका आंसर। सर सी। अनिरुद्ध क्या लग रहा है। सर ऑप्शन सी। दैट्स द करेक्ट आंसर, सबका आंसर यहाँ पे आपका सही है, बिल्कुल सही। ध्यान से देखिएगा एंड टेल अस द करेक्ट आंसर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है, देखिए ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। Which of the following is going to be incorrect option? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। फोर्थ अच्छा ऑप्शन। बोलिए, गिरिजा आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन डी। एंड दीक्षा आपको। ऑप्शन डी। राइट, सो detritus food chain account for less energy flow than the grazing food chain. Detritus food chain allows for a less energy flow than the grazing food chain. That is what my detritus food chain is being known for. अब ये बात आपके यहाँ पे गलत है, आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आपका जो एनर्जी फ्लो होता है आपका ज्यादा होता है कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन के हिसाब से, तो ये तो मेरे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया एंड दैट इज व्हाई इट्स अ करेक्ट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, दैट GFC begins with the producers at the first trophic level, that's true. Then GFC binds to the inorganic nutrient while detritus chain helps in releasing the inorganic nutrient to the cycling pool. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है कि detritus GFC में क्या हो रहा है कि आप न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स एंड देन दे आर मेकिंग द लाइक फूड, तो वहां पे आप बाइंड कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स को, बट डिट्रिटस में आप क्या करते हो, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो आप न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन, और बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाता है। अ पर्सन हु ईट्स चिकन दैट एट ग्रेन इज व्हाट। A person who eats chicken that ate grain. So I hope सवाल यहाँ पे समझ आ चुका है। चिकन ने खाया था ग्रेन यहाँ पे और उस चिकन को पर्सन ने खा लिया, सो पर्सन यहाँ पे क्या बन जाएगा। अरे आसान सवाल है बेटा, सब लोग कर सकते हो, बताइए क्या आंसर इसका होगा जानवी। सी ऑप्शन।
ये होगा। काजल क्या लग रहा है? सर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आप ऑप्शन के साथ एग्री कर रहे हो देन दैट्स अ करेक्ट आंसर। अ पर्सन जो है आपका यहाँ पे, इसने खाया चिकन, चिकन ने खाया था आपका ग्रीन, सो ग्रीन इज माय प्रोड्यूसर, चिकन इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, पर्सन इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूसर? इनमें से कौन से दो ऑर्गेनिज्म आपके सामने है जो एक्चुअली प्रोड्यूसर है? ये भी हो जाएगा बेटा, ये भी आसान सवाल है। बोलिए बोलिए, अपूर्वा बोलिए, अक्षरा अपूर्वा बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। ओके रानी, आपको क्या लग रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन वन के साथ एग्री करेंगे। योर प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर माय टू ऑर्गेनिज्म विच आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसर्स, सो माय प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर माय प्रोड्यूसर्स ओवर हियर। ठीक है, सो प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसर्स इन दिस। फिल अप द ब्लैंक्स, सो इन ब्लैंक्स को आप फिल करिए, हो जाएगा। आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत जल्दी इसमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या लग रहा है? तो अंतरित क्या होगा आंसर इसके अंदर? B option, Batman. अक्षरा क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। जसनूर? सेकंड ऑप्शन। ओके देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है ना, दैट फिल इन द ब्लैंक आपका हर्बीवर्स आर कॉल्ड एज, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं, सेकंड ऑप्शन। तो हो गया बेटा, बबल हो गया, बबल हो गया, पेपर चला गया टीचर के पास। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। So it is your ऑप्शन बी यहाँ पे, हर्बीवर्स आर कॉल्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाता है कि बाकी सब अलग है। सो हर्बीवर्स आर ऑलवेज कॉल्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, सो यस यू विल फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, खुद से पढ़िए स्टेटमेंट को एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। The process by which water soluble inorganic nutrient go down to soil horizon and gets precipitated as an unavailable salt. क्या होगा इसमें, बताइए अक्षरा, बोलिए। बी ऑप्शन। क्या लग रहा है निरुद्ध इसका आंसर? सर बैटमैन वाला दो। एंड दीक्षा? Option B. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। यहाँ पे लीचिंग इज इवेंट इन विच विल फाइंड आपके वाटर लेयर को पास करके, सॉइल के कॉलम को पास करके द न्यूट्रिएंट्स विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर देयर, और उनको वापस यूज नहीं कर सकते, सो दे बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, प्रोसेस ऑफ, बोलिए ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल को एंड देन गिव करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी पढ़ लिया तनप्रीत। बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। क्या होगा तनप्रीत इसका आंसर यहाँ पे? B option. क्या सब लोग ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। यस Yeah. सर। यस सर। राइट, कि जो डार्क कलर का जो मटेरियल आपका बन रहा है दैट्स माय ह्यूमिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, जहां पे आपका ह्यूमस बन जाएगा एंड देन इट विल ब्रेक डाउन स्लोली, क्योंकि इसके ऊपर मैक्रोबियल एक्शन काफी स्लोली होता है, और इसमें से फिर आपका बन के निकलता है आपके यहाँ पे मिनरल्स, सो दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। बताइए, हैंड रेस करिए इसके लिए। क्या लग रहा है इसका आंसर काजल? सर सेकंड ऑप्शन। जसनूर क्या लग रहा है? फ्रेगमेंटेशन। एंड अनिरुद्ध? सर ऑप्शन बी।
Okay, right. That's the correct answer. Breakdown जब आप करें detritus को into smaller particles by retrievers like your earthworm or some other insect, that is called by fragmentation. ये आपको याद रखना है. Primary productivity depends upon what? इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है आपके यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? देखिए ध्यान से and then raise your hand. What is something which is going to control the primary productivity? बोलिए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए बोलिए. ओके, बताइए दस्तूर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी. काफी जोर से बोला. जाने क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। I hope you understand option C becomes the correct answer in this. Primary productivity depends upon the availability of the nutrients, photosynthetic capacity of the plants, both A and B. So your both A and B becomes the correct answer in this. That's true. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by. Secondary productivity, the rate of formation of new organic matter by. बताइए काजल, क्या होगा इसका आंसर? सर थर्ड ऑप्शन। ओके, रानी क्या लग रहा है आपको? सर थर्ड ऑप्शन। क्या सब लोग थर्ड ऑप्शन के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? Yes, यस sir. सर। That's the correct answer. बिल्कुल. So secondary productivity is a rate of formation of a new organic matter in the consumer. ताकि इन कंज्यूमर को आके फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आके उन्हें खा सके. So that's what we call as a secondary productivity. देखिए ध्यान से, take your time and then give the correct answer. Which of the following statement are correct about narrowly utilitarian argument for conservation of biodiversity? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है for the narrowly utilitarian of the conservation of biodiversity? टेक योर टाइम. अगर आप इसका इनसाइड वाला अगर आंसर दोगे तभी चलेगा. ध्यान से हो जाएगा, सिंपल ही है. याद करो, भी आपने नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वहां पे किया था. सो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग. वेट अ मिनट. चलिए बताइए. अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा चीजें याद दिलाता हूँ. सी, याद नहीं आ रहा अगर आपको यहाँ पे, देन एक चीज याद ना, दैट यू हैव अ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, I'll just write UT. You have narrow utilitarian. We have after that aesthetic value, or you can also have a ethical reasons or aesthetic value, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहोगे. नैरोली यूटिलिटेरियन में आपके यहाँ पे क्या आएगा ना, इन दिस यू विल गेट टू सी दैट. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमें हमारे फॉरेस्ट से क्या चीजें हम लोग निकालते हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी एक्चुअली टेक आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में से हम काफी चीजें निकालते हैं, जैसे वुड निकालते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन निकालते हैं, उनका कमर्शियल बेनिफिट निकालते हैं, जूट निकालते हैं, कॉटन निकालते हैं. सो नंबर ऑफ थिंग्स आई विल टेक आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट मेरे खुद के बेनिफिट के लिए. सो यहाँ पे मुझे मिलता होता है मेरे यहाँ पे इकोनॉमिकल बेनिफिट. इकोनॉमिकल बेनिफिट की यहाँ पे बात की जाती है. लेकिन जब ब्रॉडली लेवल पे हम इसकी बात करते हैं, तो ब्रॉडली लेवल पे आपको यहाँ पे याद रखना है that in this you will find your plants will give you a number of things like oxygen, pollination, then precipitation, the rainfall,
अब अगर आप को इतनी सारी चीजें मिली और इससे बहुत ज्यादा चीजें होती है, देयर नंबर ऑफ मोर थिंग्स लाइक दिस. So when you have these two options in front of you, narrowly and broadly utilitarian, then you should know that हर एक का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है. Narrowly के अंदर हम सब निकाल जाए और हमारा फायदा निकाल जाए. Broadly के अंदर this is something forest is giving to us without any charge. और एस्थेटिक वैल्यू के अंदर you have to consume because it looks good. बहुत सिंपल हो गया. एस्थेटिक वैल्यू में आपको ये कह रहे हो कि आप सब लोग प्रेफर करते हो फॉरेस्ट में जाना, रहना, वहां पे घूमना. That's aesthetic value you get to see जब आप कंक्रीट के जंगल में से निकल के आप फॉरेस्ट में जाते हो. So that is why these are the three options. Now you have to tell me what can be the correct answer in this. मैंने समझा दिया तीनों टर्म्स का मतलब यहाँ पे, and then you tell me the correct answer. All right, ठीक है. क्या लग रहा है इसका आंसर? पूर्वा बताइए. सेकंड ऑप्शन. क्या लग रहा है जसनूर इसका आंसर आपको? सेकंड ऑप्शन. तवनप्रीत, बी ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. यस सर. पड़ेगा बिकॉज सी लेट्स हाउ लुक. मैंने आपको बोला कि नैरो यूटिलिटी के अंदर हम लोग चीजें निकालते हैं हमारे बेनिफिट के लिए. सो इकोसिस्टम सर्विस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें वैसे ही मिल रही है. सो दैट्स नॉट समथिंग व्हिच विल बी यूजफुल फॉर मी. सो ये तो मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. देन आई हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक डाइज एंड लुब्रिकेंट्स. दैट्स ट्रू. ये तो मैं बेनिफिट निकाल रहा हूँ यहाँ पे. वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन द फुल ब्लूम, ये आपका एस्थेटिक वैल्यू में आपका आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा. The aesthetic pleasure of walking through a thick forest, that's also going to be incorrect. Firewood and construction material, that is going to be a true. Product of medicinal importance, that is also going to be true. So you will have your 2, 5 and 4. Very good beta, very good. सब लोग सेम पेज पे थे, अच्छी बात है. That's a correct answer. चलिए next one. In which of the following both pairs have correct combination? इनमें से किसके अंदर आपको, दोनों पेयर के अंदर आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मिल जाएगा. Which of the following pair will have the correct combination? इंसिटू एक्सिटू याद करवाऊं मैं आपको? इंसिटू एक्सिटू या याद आ रहा है या कराना पड़ेगा? लगता है कराना पड़ेगा. 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है. 4 लोग बस. ऐसे कैसे चलेगा? रुक जाओ, बताता हूँ मैं आपको. यहाँ पे देखो, रुक जाओ 2 मिनट के लिए. So when you get a term like in situ conservation, इन सिटू याद रखना कि ऑन साइट. इन सिटू का मतलब होता है कि ऑन साइट, जहां पे आपका एनिमल दिखा वहां पे उसे कंजर्व कर रहे हो. इसका मतलब आपका होता है आपका ऑन साइट. सो दैट मीन्स व्हाट, कि आप कंजर्वेशन कर रहे हो उसी फॉरेस्ट में जहां पे एनिमल मिल रहा है आपको यहाँ पे. सो व्हाट यू कैन डू ओवर देयर, यू कैन मेक अ नेशनल पार्क, you can make a wildlife sanctuary, you can make a biosphere reserve. These are some of the ways through which you can actually do the in situ conservation. Even sacred group इसके अंदर ही आता है. Even sacred groups भी इसके अंदर ही आता है. सुंदरबंस या मेघालय में जो आपका खासी हिल्स है, या वेस्टर्न घाट्स में जो आपका लाइक पैच ऑफ फॉरेस्ट है, दे आर ऑल हैव बीन वर्शिप्ड फॉर सेवरल इयर्स. So they are all like they do give people living over there will have a strong value with those forests, and they conserve them. So sacred group, Basildam National Park, wildlife sanctuary, they are all example of my into conservation. बताइए जसनूर, बताइए. कुछ नहीं सर. आपका हैंड रेज हो गया इसलिए. ठीक है.
And then on the other hand, you have your sacred, you have your outs, in situ and ex situ conservation. ex situ के एग्जाम्पल आपको याद रखना है. ex situ के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे zoological park, botanical garden, right? You will also find your seed bank, and also your pollen bank. ठीक है. Now you have to tell me. देखिए क्या सही आंसर बन जाएगा. अब बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. अच्छा पूरा नहीं है. अक्षरा बताइए. So A option. ओके. क्या लग रहा है इसका आंसर काजल. फर्स्ट ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ एग्री करेंगे. यस सर। Yes, sir. जो कर रहे हैं यहाँ पे एग्री. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन ए. आपके यहाँ पे सही आंसर है. दिस वन लेट टू नो दैट ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन नेशनल पार्क, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन आपका बोटानिकल गार्डन, जहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हो. बाय द वे कंजर्वेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है. व्हाई आई हैव टू ब्रिंग द एनिमल टू द, आई हैव टू क्रिएट अ नेशनल पार्क फॉर अ सर्टेन एनिमल. कोई हैंड रेज करके एक्सप्लेन करो. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ माय क्रिएटिंग द नेशनल पार्क. बताओ नेशनल पार्क बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस. बताइए पूरा बताइए. So क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एनिमल जो हो वो या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो या उसकी स्पीशी बहुत कम बची हो वर्ल्ड में, तो उसे प्रिजर्व कर राइट. लेते हैं. अपूर्वा सो मेनी वर्ड्स यू हैव. और वो रात को भी वोकल होते हैं. आई कैन Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग बजरी करे ना ये तो. ओके. एंड दैट टू व्हाट इज द टाइम राइट नाउ. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 8. So ये तो रात को भी 1-2 बजे भी लगे रहते हैं. वही तो. लाइक इट्स लाइक इनका वो बायोलॉजिकल क्लॉक गया. नॉट फंक्शनिंग. जनरली बर्ड्स आर सपोज्ड टू बी इनएक्टिव आफ्टर इन द इवनिंग 7 के. बट आई नो व्हाट हैपेंस ना. दिस समथिंग यू पीपल माइट नॉट बी नोइंग दिस. क्या कर होता है ना पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है. एक रूल होता है पोल्ट्री फार्म के अंदर दैट उसमें होता क्या है कि यू विल फाइंड कि जो बर्ड्स होते हैं वो तब तक एग ले करते हैं तब तक आपका दिन हो. until you have a daytime they will the hens are going to lay the eggs. so daytime के अंदर eggs यहाँ पे ले किए जाते हैं. तो पोल्ट्री फार्म वालों को चाहिए होता है ज्यादा फायदा. they need a more amount of eggs. तो what they do ना उनके जो फार्म होता है ना उनका जो एंक्लोजर होता है उसके अंदर वो लगा देते हैं वहां पे एक बल्ब. दे ऐड अ बल्ब ओवर देयर. ठीक है. अब ये बल्ब वो क्या करते हैं मतलब समझो अगर शाम को 6 बजे अंधेरा हो गया तो ये बल्ब को लोग और 2 आवर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑन करेंगे. बस 2 घंटे के लिए. ऐसा नहीं है कि पूरी रात ऑन करेंगे. ऐसा नहीं. सो दिल कीप इट लाइक 2 आवर्स एक्स्ट्रा इसे ऑन करके रखते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज द बर्ड थिंक्स इट्स स्टिल अ डे टाइम एंड बिकॉज बर्ड थिंक्स इट्स स्टिल अ डे टाइम दे विल स्टिल कीप ऑन लेइंग द एग्स. सो इस तरीके से आप पोल्ट्री फार्म के अंदर अपना प्रोडक्टिविटी अपना यहाँ पे बढ़ा सकते हो. लेकिन ये पूरा टाइम आपको ऑन नहीं रखना होता नहीं तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा. बर्ड विल गेट फटीग ना. वो लाइक विल थिंक यार रात हो ही नहीं थी. राइट. So that is why that's what actually happens. So again, the same thing must be happening with your birds as well, Apurva. Ki because you have an artificial light in your room, because of that, they are like quite active right now and they're discussing everything. अच्छा अच्छा है सही है. ठीक है. So that is something you will get to know. So now you have this question number 72 यहाँ पे. Where was the World Summit on Sustainable Development held? बताइए हैंड रेज करके. बोलिए जानवी बताइए. सर ए ऑप्शन। पल्लवी बताइए. सर ऑप्शन ए। और कौन से साल में हुआ था ये. अरे कोई बताएगा कौन से साल में हुआ था ये वाला मेरा 2002. 2002।
नहीं याद रखना, इट एक्चुअली हैपेंड इन माय 2002 के अंदर, ठीक है। और 1992 में कौन सा इवेंट हुआ था? समिट रियो डे जनेरियो में हुआ था। राइट, द अर्थ रियो डे Summit. हाँ जी, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, आपका अर्थ समिट आपका यहाँ पे हुआ था जो आपका ब्राजील में आ गया, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली आर। ध्यान से देखना, पहले आपसे पूछा गया है नेशनल पार्क, फिर बायोस्फीयर रिजर्व एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आराम से देखो सब लोग। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताइए बताइए, कोई लड़का नहीं क्या? अरे लड़के गए कहाँ सारे? कहाँ है महेश? कहाँ है अनिरुद्ध एंड ओम? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option A. क्या लग रहा है अक्षर आपको? First option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? यस Yes, sir. राइट, सो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आपके यहाँ पे यू हैव 90 नेशनल पार्क, 14 बायोस्फीयर रिजर्व एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये आपको वैल्यू आपको याद रखनी है, जो इनसाइड की वैल्यू है। चलो नेक्स्ट, इन सिटू स्ट्रेटेजीज इंक्लूड व्हाट? इनमें से किसके अंदर आपकी इन सिटू स्ट्रेटेजी आपके यहाँ पे काम कर जाती है, या इन सिटू स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है? दैट वुड बी अ बेटर वे टू पुट इट। हाँ जी बताइए अनिरुद्ध, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर ऑप्शन डी। आपको डी लग रहा है? तो आपको क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? यस Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करो, 3 नेशनल पार्क के नाम बता दो जल्दी से। सर नेशनल पार्क के? हाँ जी बताइए। सर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, और पेरियार नेशनल पार्क जो केरला में है। ठीक है, और कोई है जो और 3 नाम मुझे बता सकता है? ये 3 मुझे मिल गए, और 3 नाम बताइए कोई तो भी, ताकि 6 हो जाएंगे टोटल हमारे पास। बताइए जसनूर। जसनूर आपका सर है? भरतपुर ठीक है, राइट, भरतपुर जो कहाँ पे है राजस्थान में है। जसनूर? हाँ जी, राजस्थान। आपका राजस्थान, ठीक है, ऑलराइट, ओके देन। सर रणथंभौर नेशनल पार्क। वो भी राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर आपका हो गया, वो राजस्थान में, ठीक है। और काजीरंगा. काजीरंगा में क्या मिलता है? व्हाट इज काजीरंगा इज नोन फॉर? डायनासोर्स। हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस, राइट। और ये कौन से स्टेट में आएगा? आसाम। आसाम, ठीक है। और कोई नाम बता सकते हो इसके अलावा? और कोई है दिमाग में और कोई नाम इन सब के अलावा? हो गया, ठीक है। हो गया। तो क्या क्या वापस बोलना, कुछ कह नहीं, रहे बस नहीं पता थे। थे? नहीं पता। ठीक है, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क यू विल फाइंड, दैट्स वेरी ट्रू। टेल मी द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज गोइंग टू बी 14। एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बता दो, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ वन बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत बढ़िया। नीलगिरी, नंदा देवी आर वेरी गुड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट, बढ़िया। सेक्रेड ग्रुप के 1-2 नाम बता दो। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी हिल्स, राइट, जयंती हिल्स, राइट, ठीक है। या बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी रीजन्स ऑफ योर सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, चलो। Many species like steelhead, sea cow, and passenger pigeon have been driven to brink of extinction. Which of the following describe this situation? तो इनका एक्सटिंक्शन की तरफ ये चले गए, हो गए एक्सटिंक्ट। इनके एक्सटिंक्ट होने का यहाँ पे रीजन आपके यहाँ पे क्या बन रहा था? चलिए बेटा, सब लोग हैंडल्स करिए, बताइए व्हाट वाज द रीजन फॉर देम टू गो एक्सटिंक्ट। चलिए चलिए बताइए।
क्या लग रहा है इसका आंसर जानवी? A option. तवनप्रीत, सर ए ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. Right. So over exploitation by the human beings is something the reason because of that they have gone extinct. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? मैंने आपको पैसेंजर पिजन की कहानी बताई थी कि ये कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे। बोलिए तवनप्रीत, बोलिए। सर इनको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मार के खाया जाता था। राइट राइट, ट्रू। तो इनको काफी ज्यादा हंट किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंड दे अल्टीमेटली वेंट एक्सटिंक्ट। ठीक है, दैट्स ट्रू। ऑप्शन ए यहाँ पे होने का सही आंसर। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज, ये जो आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो आपको होते हुए मिलता है, इसको हम इवन कहते हैं क्या? ये कौन सा है एक्सटिंक्शन यहाँ पे जो आपका हो रहा है? डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट वरीड। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही आपका यहाँ होता है ह्यूमन इंड्यूस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब आपका यहाँ पे होता है आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो आपका यहाँ पे एक्सटिंक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है, वो कौन सा है आपका यहाँ पे? बस 3 लोग ही बोलिए। अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। ठीक है आप यहाँ पे। एंड क्या लग रहा है इसका आंसर जसनूर? C. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा। सब लोग याद रखना, आपका जो अभी का जो एक्सटिंक्शन यहाँ पे चल रहा है ना, वो आपका है आपका 6th मास एक्सटिंक्शन। एंड यू शुड नो वन मोर थिंग इन दिस, कि अभी का जो एक्सटिंक्शन है आपका ये काफी अलार्मिंग है। तो अभी का जो एक्सटिंक्शन यहाँ पे वो हमारे लिए क्यों अलार्मिंग है? व्हाई इट इज अलार्मिंग राइट नाउ? क्योंकि 100 से 1000 टाइम फास्टर पहले वाले एक्सटेंशन से फास्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप दोनों तीनों का आंसर यहाँ पे सही है। इट इज गोइंग टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर। 100 to 1000 टाइम्स ये आपका होगा यहाँ पे फास्टर रेट पे, ये आपका हो रहा है 100 to 1000 times at a faster rate you'll be finding happening over here. That is my anthropogenic extinction. So that is your 6th mass extinction, which is a matter of concern for us, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेजी से आपका हो रहा है। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब भी आपको यहाँ पे बताया कि ह्यूमन इंड्यूस प्रेशर से ये आपका हो रहा है। So that's one thing you have to know. If an extinction was a mutualistic pollinator takes place, what would be the effect on the plant where it pollinates? क्वेश्चन को यहाँ पे समझो खुद से एंड देन रेज योर हैंड। क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा। आपको पता है क्या याद करना है यहाँ पे? आपको याद करना है कहानी ऑफ माई को एक्सटिंक्शन की। यू हैव टू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ योर को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन वाली कहानी आप यहाँ पे याद करेंगे। यू हैव टू राइट रिमेंबर दिस। याद करो इसमें हमने क्या पढ़ा था इस स्टोरी के अंदर। चलिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए। और मैं सही बताऊं, आप एनसीईआरटी लेके बैठा करो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो। It's okay. Just sit with the NCERT and you can turn the pages to look for answer. But yeah, so that you will also get to know these are the things you have to know. चलिए बेटा बताइए, रानी क्या होगा इसका आंसर? Sir, C option. Oh, B option. बी कह रहे हो आप? हाँ जी, बताइए इसका क्या आंसर होगा पूर्वा? सो सी ऑप्शन। क्या लग रहा है जसनूर? Third option, sir. काजल? Third option. पल्लवी? Sir, option C. एंड अक्षरा? Third option. याद रखना बेटा, द प्लांट वुड नॉट बी पॉलिनेटेड। अगर यहाँ पे देखो कहानी आपकी को एक्सटेंशन की, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था ये चीज कि अज्यूम करो कि यू हैव अ प्लांट, यू हैव अ वेरी हैप्पीली ग्रोइंग प्लांट ओवर हियर, और इस प्लांट को आपका यहाँ पे इसका फ्लावर भी आपके यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, नाउ दिस प्लांट इज गेटिंग पॉलिनेटेड बाय बैट। तो एक बैट की पॉपुलेशन है जो इसको यहाँ पे पॉलिनेट करती है। तो हम यहाँ पे एक बैट बनाते हैं। लेट्स मेक अ बैट ओवर हियर। सो यू हैव अ बैट, इसका पिटाजियम है। Yeah. Now, if the bat goes extinct, if for some reason, if the bat got extinct, so you have this bat over here, and if this bat goes extinct, इसको आपने
खत्म कर दिया वहां से। देन याद रखना द फ्लावर विल नॉट ऑल्सो बी एबल टू सर्वाइव। फ्लावर भी आपका लंबे टाइम के लिए आपका वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इट विल ऑल्सो डाई आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए जो आपका बैट था वो आप वहां से चला गया। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे को एक्सटेंशन। अगर ये मेरा बैट गया तो आफ्टर सेवरल ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स और आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल फाइंड दिस प्लांट विल ऑल्सो गो एक्सटिंक्ट। इसको हम बोलते हैं, ये जो मेरी कहानी यहाँ पे लग रही है, दिस कहानी इज कॉल्ड एज माय को एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that's going to be a thing over here. So this is going to be the answer in this. So you should know this will be my, the plant would not get pollinated is going to be the correct answer over here. Plant would not get pollinated is going to be the correct answer. Question number 42 यहाँ पे. Read the question carefully. Decline in the population of Indian native fishes to introduction of Clarius grappineus. This species, इस species के वजह से बेसिकली आपके अफ्रीकन कैटफिश है। इसको अगर आपने यमुना रिवर में डाल दिया जो इंडिया में बिलोंग नहीं करती थी, तो यहाँ पे कौन से कैटेगरी की कहानी आपके बन गई यहाँ पे? व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर? अगर आपने एक फॉरेन फिश को लाके अपने यमुना रिवर में डाल दिया, उससे आपके जो नेटिव फिश थी आपके यहाँ पे, उसका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे कम हो गया। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर फाइंडिंग गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अक्षरा, क्या लग रहा है? ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, बताइए समनप्रीत, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल बताइए और 2-3। सर कैक्टस एक था। ठीक है, क्या नाम था उस कैक्टस का? सर याद नहीं आ रहा ऐसे। फ्रीकी कैक्टस बेटा, कल ही तो देखा था हमने, कल नहीं मतलब लास्ट वीक देखा था हमने फ्रीकी कैक्टस। यस सर। सर एक और पिसास्टर वाली स्टोरी में एक एलियन नहीं। एक्सोटिक स्पीशीज डाली ना थी। ना ना ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। याद रखना, पिसास्टर की स्टोरी में नहीं था कोई एक्सोटिक स्पीशीज। पिसास्टर वहां पे रहता था हमेशा से, बचपन से। इट वाज नॉट एक्सोटिक स्पीशीज, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ओके और कुछ बताओ। फ्रीकी पेयर कैक्टस बताइए, जानवी बोलिए। सर वो बर्मा पाइथन राइट, एंड सर वो वाटर हाइसिंथ। बर्मीज पाइथन एंड दूसरा क्या? वाटर हाइसिंथ। हाँ राइट, बिल्कुल सही, वाटर हाइसिंथ। राइट, सो वाटर हाइसिंथ इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। बताइए काजल। सर वो लेंटेना कैमरा। वेरी गुड काजल, ये क्या है? लेंटेना कैमरा है क्या? वैसे ही है। प्लांट है, बर्ड है, डॉल्फिन है, क्या है ये? अरे काजल, ऐसे नहीं बेटा, ये तो बताना चाहिए था आपने। क्या है लेंटेना कैमरा? कोई बताएगा व्हाट इज लेंटेना कैमरा? इट्स अ प्लांट बेटा, इट्स अ प्लांट, इट्स अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, और ये प्लांट एक बाहर का प्लांट है जो भी हमें बड़ी तकलीफ दे रहा है। मतलब इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड डैमेजेस द नेटिव स्पीशीज। बताइए पूरा, बोलिए। सब पार्थेनियम और नाइल पर्च। पार्थेनियम, राइट, सो यू हैव अ पार्थेनियम and you have a Nile perch. These are the examples you'll get to see: Nile perch, Parthenium, Lantana camera, water hyacinth, Burmese python, prickly pear cactus, right? These are all becoming the example of my alien species, और इनके वजह से native species को आपको यहाँ पे नुकसान होता है। So ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। All right, so that's your 42. Okay, which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction? इनमें से कौन है आपका सबसे important reason for my extinction? So देखिए और बताइए। ऑलराइट, ठीक है, क्या लग रहा है इसका आंसर? जानवी बोलिए। सर डी ऑप्शन। क्या लग रहा है इसका आंसर? रानी, सर डी ऑप्शन। अपूर्वा? फोर्थ ऑप्शन। दैट्स अ करेक्ट आंसर, यस।
habitat loss and fragmentation is going to correct answer on this. ठीक है. The organization which publishes the red list of species is known as what? और आप इसका फुल फॉर्म बोलेंगे जब इसका आंसर बोलेंगे तो बोलिए काजल. Sir, B option. फुल फॉर्म. International Union for Conservation of Nature. राइट. वेरी गुड. अक्षरा, ऑप्शन बी आएगा या कुछ और आएगा? B. राइट. सो बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. आपके यहाँ पे इंटरनेशनल क्या होगा इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ वापस से. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. और इसकी रेड लिस्ट में क्या आता है? Now tell me the red list. और टेल मी ऑल द कैटेगरीज. सारी कैटेगरीज बताओ. कौन बताएगा सारी कैटेगरीज? बोलो तो अनप्रीत बताओ. सर लीस्ट कंसर्न. एक एक करके. हाँ धीरे धीरे. एक आपका होगा यहाँ पे लीस्ट कंसर्न. ठीक है. उसके बाद एंटी. एंटी का फुल फॉर्म क्या होता है? Near नियर threat. थ्रेटन. नियर थ्रेटन. वेरी गुड. राइट. फिर उसके बाद वल्नरेबल. ओके. देन एंडेंजर्ड. राइट. देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके. एक्सटेंट. राइट. इनमें से कौन से तीन होते हैं हम कहते हैं थ्रेटन टेक्सा? इनमें से कौन से तीन होते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रेटन टेक्सा? बोलो पूर्वा. So vulnerable, endangered or critically endangered. राइट. इसको बोलेंगे यहाँ पे थ्रेटन टेक्सा. ये मालूम होना चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि ये अगर कोई एनिमल मेरा इस ग्रुप में आ रहा है देन आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर कोई एनिमल अगर आपका इस ग्रुप में आ रहा है तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है वहां पे या नहीं है? नो सर. No, sir. नहीं है. जब लेना था तब तो लिया नहीं. सो नाउ इट हैज गॉन इनटू दिस पर्टिकुलर ग्रुप. CR एंडेंजर्ड वल्नरेबल में जो आता है एनिमल देन यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर बीन कंजर्व्ड बिकॉज उनका पॉपुलेशन वहां पे कम हो रहा है. कोई मुझे बताओ एग्जांपल ऑफ माय CR वाले एनिमल का क्रिटिकली एंडेंजर्ड का एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? सर रेड पांडा. रेड पांडा. ओके. वेरी गुड. एक और मैंने बर्ड का एग्जांपल आपको दिया था GIB. Bust. Great Indian Bustard. Right. Great Indian Bustard also the example which will be coming into this particular category. ठीक है. चलो next. Alexander Wall Humboldt described for the first time what? क्या इन्होंने डिस्क्राइब किया था बताइए. बोलिए जो फटाफट आंसर. जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, C option. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के साथ आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. दैट वाज गिवन बाय माय अलेक्जेंडर हम्बोल्ट. ठीक है. नेक्स्ट बताइए. इसके लिए हैंड रेज करिए. चलिए सब लोग. क्या था वो इक्वेशन? सब लोग करेंगे हैंड रेज. आसान सवाल है ये. बहुत आसान सवाल है. क्या होगा आंसर यहाँ पे दीक्षा? Option C. रानी क्या लग रहा है? Sir, C option. सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर है. log s इक्वल टू log c प्लस z log a. दैट द करेक्ट आंसर फॉर माय दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. बिल्कुल सही. ये करके बताओ. सवाल देख पा रहे हो? पढ़ पा रहे हो आप सवाल को? फिलिंग द ब्लैंक है. हो जाएगा. Yes. Yes, sir. हो जाएगा बेटा. हो जाएगा. आसान है. क्या लग रहा है पूरा? क्या होगा इसका आंसर? So fourth option. तवनप्रीत क्या लग रहा है?
सर फोर्थ ही लग रहा है। जानवी, सर डी ऑप्शन। जसनूर, पल्लवी, ये वाले चैप्टर में तो थे बेटा आप, ये वाले चैप्टर जब कराए थे इसमें तो आप आए थे, याद करो। Yes, sir. Speciation is generally a function of time, unlike dash regions subjected to frequent glaciation. तो यहाँ पे temperate आएगा, याद रखना। टेम्परेट जोन जो आपका यहाँ पे था, द टेम्परेट जोन वाज द वन जहां पे आपका फ्रीक्वेंटली आपका ग्लेशिएशन आपका हुआ था। अब क्योंकि आपका वहां पे फ्रीक्वेंटली आपका ग्लेशिएशन हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग वहां पे आपका ज्यादा स्पीसीशन आपका पे नहीं हुआ। डैश हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। यहाँ पे लोग ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करें, सो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड यहाँ पे आएगा, बी के अंदर आपका आएगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, सो यहाँ पे आपका आएगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन्ड अनडिस्टर्ब। आप ये बात जानते हो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो आपका यहाँ पे था, this remained undisturbed for a several number of years, right? Then sea environment unlike temperate one, so sea वाला भी यहाँ पे आपका आएगा tropics. Tropic environment unlike temperate one are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promotes niche specialization and lead to greater species diversity. And then you have a statement 3 यहाँ पे, there is more solar energy available in the tropics. बिल्कुल tropics के अंदर solar energy आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है, and because of that I will say ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज में करेक्ट आंसर। हर तरीके से ऑप्शन डी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। द कंट्री हुज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पोजेस ग्रेटर बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ, कौन सी कंट्री जहां पे आपको बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपका मिल सकता है इन चारों में से? विच कंट्री कैन हैव हुज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पोजेस द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी? कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, आसान सवाल है। न्यूयॉर्क, साउथ अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड? सब लोग ट्राई करिए, सिंपल सवाल ही है। अपना ज्योग्राफी का मैप याद करो। ज्योग्राफी पढ़ना आपने कब छोड़ दिया था? 10th के बाद छोड़ दिया ना? यस Still याद सर। करो। यस सर। हाँ, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, बताइए तनुप्रीत। साउथ अमेरिका। और यहाँ पे कौन सी कंट्री है जहाँ पे आपको ये, मतलब वन ऑफ द कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे आपको रेन ब्राजील। फॉरेस्ट मिलेगा। और क्या है वो रेन फॉरेस्ट का नाम? अमेजन रेन फॉरेस्ट। राइट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिल सकती है। South America, Amazon rainforest, and one of the countries there is going to be Brazil. Question number 16. Arrange the following places in the increasing order of biodiversity of species of birds and select the right one. Arrange the following places in increasing order of the biodiversity of the species. कैसे वो इंक्रीज हो रहा है? So कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। पहले कम है बर्ड्स, फिर धीरे धीरे आपके बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो टेल अस। सबसे कम होंगे एकदम जो नॉर्थ में होगा ना, वहां पे सबसे कम होंगे। फिर आपको धीरे धीरे आपको बीच में आना है। सो आप एकदम नॉर्दर्न साइड से यू विल कम टुवर्ड्स द सेंटर, आप आओगे आपके टुवर्ड्स द इक्वेटर। सो नाउ टेल अस व्हाट कैन बी द आंसर। बताइए जसनूर, क्या लग रहा है? Sir, B option. बैटमैन वाला बी कह रहे हो, डेली वाला डी कह रहे हो? Batman वाला B, sir. अच्छा, बताओ अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। एंड पल्लवी? सर ऑप्शन बी। राइट, सो आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। इट विल स्टार्ट विद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से आप आओगे न्यूयॉर्क की तरफ, न्यूयॉर्क से आप आओगे इंडिया, एंड देन कोलंबिया। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द बायोडायवर्सिटी इज गोइंग टू जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे इस तरीके का भी डायवर्सिटी आपके पे इंक्रीज होती रहती है। सो सबसे कम आपको मिलेगी ग्रीनलैंड में, बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, सो दैट मेक्स सेंस। दैट्स योर ऑप्शन बी। ये भी करके बता दो, चलो ये भी हो जाएगा आपसे। आप इसे हिंट किया इसको, पोल से अगर हम जा रहे हैं हमारे इक्वेटर तक तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पोल से मैं जाऊंगा इक्वेटर तक तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर। सो लुक फॉर अ राइट आंसर। अगर मैं हायर एल्टीट्यूड से अगर लोअर एल्टीट्यूड पे जाता हूँ तो बायोडायवर्सिटी मेरे यहाँ पे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो भी यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। थोड़ा लॉजिक लगाओ एंड बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे सही। क्या लग रहा है पल्लवी इसका आंसर आपको? सर पहले से था। अच्छा, पहले से था, ठीक है, ओके। क्या लग रहा है जसनूर इसका आंसर? Sir, first option. तनप्रीत? सर फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। काजल? फर्स्ट ऑप्शन सर। एंड अपूर्वा?
ए ऑप्शन। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। यू विल फाइंड हायर एल्टीट्यूड मतलब पोल से अगर आप जा रहे हो, हायर एल्टीट्यूड मतलब आपका पोल्स की तरफ, वहां से अगर आप जा रहे हो आपके इक्वेटर के पास, देन यस बायोडायवर्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये तो मेरा सच है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। देन हायर एल्टीट्यूड से व्हेन यू मूव टू अ लोअर एल्टीट्यूड, अगर आप पहाड़ों से अगर हायर एल्टीट्यूड से अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, देन ऑल्सो आपका बायोडायवर्सिटी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। सो 1 and 3 are going to be true and that is why option A becomes my correct answer in this. एक ही सवाल यहाँ पे करके बता दो। Which of the following statement, this is the last question, which of the following statement is the incorrect explanation about the high diversity in the tropics area in comparison to the temperate area? इनसे कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है in terms of higher diversity in the tropical area in comparison to the temperate area? बताइए रानी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी। और जसनूर आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। जानवी? बी ऑप्शन। अपूरा तवनप्रीत? बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। एंड पल्लवी? सर ऑप्शन बी। देखो याद रखना बेटा, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे आपकी गलत है। लेसर सोलर एनर्जी इन द अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि which of the following statement is incorrect explanation to the high diversity in the tropical area, that's a false statement। बाकी सब आपका यहाँ पे ट्रू है। there is a less seasonal variation in the tropic, that's true। rate of extinction is very low in the, मतलब यहाँ पे ग्लेशिएशन आपके यहाँ पे नहीं हुआ था, तो आपका एक्सटिंक्शन भी आपके यहाँ पे कम हुआ है, so that's also true। resources availability is higher in the tropic, that's also true यहाँ पे। so we'll find options becomes B becomes the correct answer in this। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े और क्वेश्चन इस 2 चैप्टर में से शेयर कर दूं। तो दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा बताइए मुझे। बोलो अक्षरा, कितना टाइम लग जाएगा दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने के अंदर? सर 3-4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन बेटा? सर मैंने प्री बोर्ड्स की तैयारी भी NCERT करनी पढ़ने है। में इतना टाइम? अरे अच्छा, हाँ, याद आ गया 3-4 दिन, ठीक है। बाकी लोग, अपूर्वा कितना टाइम लग जाएगा आपको? सर 2 दिन। ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, अगर आपने एक बार पढ़ी है तो वापस पढ़ने में इतना टाइम लगेगा नहीं वैसे। या 2 days आर गुड इनफ, ठीक है। बट स्टिल कोई बात नहीं, आई विल बी शेयरिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, तो सॉल्व कर लेना। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन लगे, मैं इनको एज असाइनमेंट में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। 2 ही क्वेश्चन है, आई विल शेयरिंग दैट विद यू, नॉट ओनली 2 बट यू विल आल्सो शेयर सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। कर लो, इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम, टेक योर टाइम ऑन दिस। 3-4 दिन ले लो, कोई बात नहीं। इनसाइड ही पढ़ना, लेकिन बिना इनसाइड ही पढ़े मत करना। टेक योर टाइम एंड देन सॉल्व द असाइनमेंट एंड देन शेयर बैक, गिव इट बैक टू मी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। So we'll catch you again tomorrow.